Hello students, welcome, and this video is just for class 11th students and I'll be starting from human physiology. So हमारा जो आज का human physiology का जो चैप्टर है उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, बिफोर टेलिंग यू about digestion and absorption, फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस को। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन को, स्टडी ऑफ फंक्शन को कहते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिजियोलॉजी को सबसे पहले जो हम इसके मॉडर्न फिजियोलॉजी, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी है, उसकी अगर हम बात करें, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है इसको, और उनका नाम है विलियम हार्वे। इनका नाम हम लोग अभी आगे और सुनेंगे। तो विलियम हार्वे इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, विलियम हार्वे। ओके, सो विलियम हार्वे इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी एंड मेनी मोर पीपल हैव जस्ट वर्कड अंडर हिम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से समझने के पहले हम समझेंगे कि लाइफ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लाइफ एक्टिविटी क्या होती है? लाइफ एक्टिविटी होती है लाइफ एक्टिविटीज़। जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में चलता रहता है ना, उसी को हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इन लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? इनको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइफ एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जितने भी तरह की फिजियोलॉजी हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, और बहुत ढेरों तरह की फिजियोलॉजी हैं। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? स्टडी ऑफ फंक्शंस। कितने कितने तरह के फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, हम एक एक करके उनको देखेंगे। उन्हीं को हम लाइफ एक्टिविटीज़ कह सकते हैं अपने लिए। और उसको कराने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसको कराने के लिए चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? इस एनर्जी का सोर्स क्या होगा? इस एनर्जी का सोर्स क्या होगा? इस एनर्जी का सोर्स होगा, सोर्स क्या होगा? सोर्स कौन होगा? इस एनर्जी का सोर्स फूड होगा। इस एनर्जी का जो सोर्स होगा वो फूड होगा। फूड से हमें मिलेगी एनर्जी। और ये जो फूड है वो क्या करेगा? ये फूड बहुत सारा काम करता है। सबसे पहले ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जब बॉर्न हुए थे तो आपका वेट कितना था? कम था, 3 किलो, 3.5 किलो। अभी आपका वेट कितना है? बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये जो फूड लिया ना आपने अभी तक, इसने आपके अंदर ग्रोथ कराया। और नेक्स्ट डेवलपमेंट कराया आपके लिए। ठीक है, ग्रोथ कराया, डेवलपमेंट कराया। तो ये सारी चीज़ें फूड से आई। यही सोर्स है किसका? एनर्जी का। एनर्जी मिलेगी, आपकी लाइफ एक्टिविटी चलेगी, आपकी गाड़ी दौड़ेगी, आपका हर काम होगा। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है मैंने आपको समझा दिया। ग्रोथ और भी अभी फॉर्म्स आएंगे ग्रोथ के, मैं आपको आगे जैसा होगा वैसा बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो ये हम फूड ले रहे हैं ना, ये जो फूड हमने आपको बताया, दिस फूड, ये जो फूड है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। ये फूड एक ऐसा सोर्स है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, और ये फूड हमें देता है नंबर 1 ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फूड देता है हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब ये जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, और इसी में मैं एक चीज़ जोड़ दूंगा आपके लिए, फूड इनटेक। फूड हमें देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, और इसी में मैं एक और स्टेप जोड़ दूं अगर, फूड इनटेक। तो फ्रेंड्स, ये फूड इनटेक जो है ये बन जाएगा आपका एक टर्म, और इस टर्म को हम कहेंगे, इस टर्म को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है,
इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको फूड इनटेक की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, फूड से। और हम किस तरह से फूड ले रहे हैं, व्हाट इज़ द इनटेक, किस फॉर्म में हम फूड ले रहे हैं, वही न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स। और लेने के बाद इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, यही न्यूट्रिशन है। तो इनटेक, और आप इसमें जोड़ सकते हैं यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। ओके, आपने जो फूड लिया वो कैसे लिया, किस मोड से लिया, और उसको उसका क्या किया, उसका क्या करेंगे लेने के बाद, ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया। तो ये न्यूट्रिशन में आता है फ्रेंड्स, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि फूड, कोई भी सब्सटेंस को क्या हम फूड कह सकते हैं, हम फूड किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं। जो फूड है हमारा, ये एनी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए फ्रॉग है, एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए फ्रॉग है, फ्रॉग खाएगा इंसेक्ट्स, फ्रॉग इंसेक्ट्स खाएगा। ह्यूमन बीइंग खाएगा क्या इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग इंसेक्ट्स खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो फ्रॉग के लिए तो ये फूड हुआ ना, फ्रॉग के लिए ये फूड हुआ, आपके लिए ये फूड नहीं हुआ। तो फूड कैन बी एनी सब्सटेंस, हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ये फूड जो फ्रॉग के लिए है वो फूड आपके लिए भी है। तो आपका फूड डिफर हो गया, आपका फूड अलग हो गया। जो फूड आपका है वो हो सकता है फ्रॉग के लिए ना हो, और जो फूड फ्रॉग के लिए वो हो सकता है आपके लिए ना हो। ठीक है, अब अगर बटरफ्लाई का जो फूड है, बटरफ्लाई जो भी फूड खाएगी वो आपके लिए वो फूड नहीं है, वो दूसरों के लिए वो फूड नहीं है। तो फूड इज एनी, अगर हम एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है ना कि फूड क्या कोई भी सब्सटेंस को फूड कहें जिससे भी एनर्जी मिलेगी। अरे भैया, फ्रॉग को इंसेक्ट्स खाने से भी एनर्जी मिलेगी, हमें इंसेक्ट्स खाने से एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो अलग बात हो गई, लेकिन हम इसको खाते नहीं हैं, तो हमारे लिए फूड क्या है, हमारे लिए फूड वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। समझ में आई बात, समझ में आई? ओके, अब अगर हम बात करें, यानी इससे हमको एक सेंटेंस समझ में आया, एक बात समझ में आई क्या, इससे हमको ये समझ में आया कि फूड इज नॉट नेसेसरली अ फूड फॉर अदर्स। That is, this food is not necessarily a food for others. Insect is a food for frog. आपके लिए इंसेक्ट फूड फ्रॉग के लिए है, तो फूड इज नॉट नेसेसरली अ फूड फॉर अदर्स। यानी अगर ये फूड इंसेक्ट फ्रॉग के लिए है तो वो फूड आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो जो फूड है इट इज नॉट नेसेसरली अ फूड फॉर अदर्स। ठीक है, ये कह देना कि ये फूड है तो खा लो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, वो फ्रॉग के लिए। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है ना, तो हम फूड किसको कहते हैं, फिलहाल हम फूड कहते हैं एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी, एनी सब्सटेंस दैट इज, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, डिलीशियस होना चाहिए। आप इंसेक्ट्स खाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं खाओगे। कुछ लोगों को लगेगा, वो जो जिनको लगेगा उनके लिए वो फूड होगा। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, अभी ह्यूमन बींग्स में ही देख लीजिए आप, डिफरेंसेस हैं कि नहीं, किसी का फूड वेजिटेरियन वाला है, किसी का नॉन वेजिटेरियन वाला है। तो हमारा जो एनी सब्सटेंस है ना जिसको हम फूड कह रहे हैं वो डिलीशियस होना चाहिए और पैलेटेबल होना चाहिए। पैलेटेबल समझते हैं? पैलेटेबल मतलब हमारे लिए हम उसको आसानी से ले सकें वो। तो एनी सब्सटेंस दैट इज डिलीशियस एंड पैलेटेबल, इसको हम बोलते हैं फूड। फ्रेंड्स, लाइव एक्टिविटीज डेड करते हैं क्या? जो डेड होते हैं वो लाइफ एक्टिविटीज करते हैं। अगर कोई डेड है, मान लीजिए ये डेड है, तो इस डेड के अंदर कोई लाइफ एक्टिविटी होगी क्या? नहीं होगी। नो लाइफ एक्टिविटीज़, कुछ नहीं होगा इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेड हैं। डेड के अंदर क्या होता है? डेड के अंदर एक और चीज़ याद रखिएगा, नो मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है डेड के अंदर नो मेटाबॉलिज्म। ओके, समझ में आया बात? आपको बात समझ में आई? चलिए, अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि हम फूड के बारे में हम पता कर चुके कि व्हाट इज़ फूड। न्यूट्रिशन क्या था? हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन था कि व्हाट इज़ द, हाउ डू वी टेक फूड, इनटेक क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है, ये न्यूट्रिशन है।
और उस फूड में ग्रोथ डेवलपमेंट, यानी हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो फूड ले रहे हैं ये सब न्यूट्रिशन का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब फूड क्या है, फूड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो डिलीशियस हो और पैलेटेबल हो, ये फूड हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करें कि इस फूड के कंपोनेंट्स की। ठीक है, जो फूड है उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, फूड के हम बात कर लें कंपोनेंट्स की। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हम फूड लेते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इसको डिस्कस करने के पहले फ्रेंड्स दो चीज़ें और डिस्कस करूंगा मैं, दो टर्म्स आपके लिए लेकर आया हूं। एक है डाइट। डाइट किसको कहते हैं फ्रेंड्स, डाइट कहते हैं ना, हमारा डाइट ये है, हमारा डाइट ये है, हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमारा डाइट ये है। तो डाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डाइट का मतलब होता है कंपोनेंट्स। आपके फूड में किस किस तरह के कंपोनेंट्स हैं उसी को डाइट कहते हैं। ठीक है ना, आप किस किस तरह का फूड ले रहे हो वही आपका डाइट है। एक और टर्म है फ्रेंड्स आपके लिए, मैं एक और टर्म आपको मैं बता दूं, एक और टर्म हम आपको जानना चाहिए। एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एपेटाइट। एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं। तो एपेटाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट कहते हैं ना जब आपको फीवर हो जाता है या कुछ ऐसे कुछ आपको हो जाता है या आप कुछ अच्छा फील नहीं होता, आप खाना आपको मन नहीं करता खाने का, तो उसको बोलते हैं कि जो ही सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है डिज़ायर टू ईट। ठीक है ना, खाने की इच्छा जो होती है वो एपेटाइट होती है। तो ये टर्म्स आपको जानना चाहिए, डाइट, एपेटाइट। देखिए चैप्टर शुरू करने के पहले ये बातें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। फिर हम डाइजेशन के मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। डाइट क्या होता है, एपेटाइट क्या होता है। अब फूड कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, यानी अपने डाइट पे आ जाते हैं। अब ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं यही न्यूट्रिएंट्स हैं, यही न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स यही हैं। ठीक है, यही न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड कंपोनेंट्स हैं, इनको आप ओके इट कैन बी रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट और इट कैन बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। दिस व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यही मैं आपको बता रहा था। फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स वैसे तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और हम कह सकते हैं कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हम इनको उस लेवल पे ले जाएं, किस लेवल पर, स्मॉल और लार्ज अमाउंट वाले लेवल पर ले जाएं, तो हम कहेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स ये दो तरह के हैं। पहला ऑन द बेसिस कि अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम इनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फ्रेंड्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एक्चुअली इनकी साइज लार्ज साइज के होते हैं। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, नंबर 1 आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इनमें आते हैं फैट या लिपिड आप कह लें इसको, फैट, लिपिड। और फिर आते हैं आपके इसमें प्रोटीन्स, ओके। और अगर हम बात करें कि इसमें से तीनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो वो तो अलग बात हो गई, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा मेजर फूड होता है ना, ये मेजर है, प्रोटीन जो है वो उसमें मेजर है, मेजर प्रोपोर्शन शेयर करता है प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद सबसे लेस, यानी सबसे लेस जो होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट। बॉडी में जो हम फूड में लेते हैं वो लेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि ये जो, चूंकि हम ये न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में लेते हैं ना, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो भी मैंने आपको बताया, तो हम इनको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। इनको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, याद रखना है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, जो प्रोटीन हम लेते हैं, लिपिड, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है।
कि प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स वाले फूड हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा आपको इधर कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। आई होप अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स हो गए फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये हो गए प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लिखा कि दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्मॉल अमाउंट वाले और हमारे लार्ज अमाउंट वाले, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अगर आप ये बात करेंगे किसका, कार्बो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे भी हम आते हैं फिलहाल, पहले हम ये बात कर लें स्मॉल अमाउंट में जो रिक्वायरमेंट है, एज द नेम सजेस्ट स्मॉल फ्रेंड्स, इसको कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना फ्रेंड्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका होता है, इसमें आते हैं वाइटामिन्स, ठीक है, इसमें आएंगे वाइटामिन्स आएंगे, ओके, देन इसमें आएंगे मिनरल्स आएंगे, और मिनरल्स के बाद इसमें वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये दो चीजें आएंगी, वाइटामिन्स और मिनरल्स। फ्रेंड्स ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। ठीक वैसे ही विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो दो हैं, इन विटामिन्स और मिनरल्स के लिए भी हमने कुछ नाम यूज़ करते हैं, और उस नाम उस टर्म को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव, इस टर्म को हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। Protective principles है। So proximate principles are carbohydrate, lipid, protein which are macronutrients, and protective principles are micronutrients, vitamins and minerals। ये आएंगे protective principles में, ठीक है। आप इसको फर्स्ट टाइम जान रहे होगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बता दूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं नीट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 to 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो नीट में आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इमेजिनेशन रखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन कीजिए, समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, रटिएगा बाद में, पहले समझना है, पहले समझिए और फिर हम उसे लर्न करना है। लर्न करने का मतलब हमको हमेशा उसे प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि देखो फ्रेंड्स, ये जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बताया ना, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो आप याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी देते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। और जो ये आपके विटामिन्स, मिनरल्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप इनको भूलना नहीं है आपको, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देंगे, नो एनर्जी, दे डू नॉट गिव एनी एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है विटामिन मिनरल्स खाने से एनर्जी मिलती है, नो एनर्जी एट ऑल, नो एनर्जी। और अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये फिर इनकी क्या ज़रूरत है, अगर ये एनर्जी नहीं देते तो हम इनको लेते क्यों हैं। अगर ये एनर्जी नहीं देते हैं तो हम इनको सिर्फ लेते हैं ग्रोथ के लिए, तो दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इनसे मिलती है ग्रोथ, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ठीक है। और अगर इनमें डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ एबनॉर्मल डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक है, जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। उनके बारे में हम आगे आकर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इनमें मैक्सिमम जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनको इन्हीं को हम कहते हैं, ये हमें मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह भी काम करते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, ओके। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है ना हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर, तो वो एक एंजाइम से होता है। जैसे आपके केमिस्ट्री में कैटलिस्ट से होता है ना, वैसे एंजाइम से होता है। और ये जो एंजाइम होते हैं यही रेगुलेट करते हैं रिएक्शंस को। तो मैं आज आपको एंजाइम के बारे में कोई डिटेल नहीं बताने जाऊंगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एंजाइम्स का पार्ट बनाते हैं। तो ये इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स को हम बोलते हैं कि ये इनसे मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिक
रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी कहे जाते हैं। क्लियर, आपको इतनी बात पता चली? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें हम वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वाटर भी हम बात कर सकते हैं, वाटर के भी। अब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो हम इस पर आ जाएं। ऑर्गेनिक जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक जो हम बोल रहे हैं, नंबर 1 ध्यान दीजिए, ये है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट या लिपिड्स, और नंबर 3 में कौन आ गए? प्रोटीन्स, ठीक है। और एक और इसमें जुड़ेगा और वो है वाइटामिन्स, जो कुछ लोग विटामिन्स बोलते हैं, कुछ लोग वाइटामिन्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोलिए। तो ये जो वाइटामिन्स हैं या विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक हैं, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। यही मैं बोल रहा था आपसे कि 2 तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ये तीनों ऑर्गेनिक पार्ट हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ये जो विटामिन्स है ये ऑर्गेनिक वाला हिस्सा है। अब बच गया मिनरल्स। तो मिनरल्स किस कैटेगरी में आएगा? मिनरल्स आएगा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में। तो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा मिनरल्स, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और एक आएगा वाटर विल ऑल्सो कम इन इनऑर्गेनिक, वाटर भी इनऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कुछ? ओके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात। अभी मैं आपको इसको डिटेल में नहीं लूंगा, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेल नहीं बताऊंगा, फैट, लिपिड, ये हम एक और चैप्टर शुरू करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि डाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ एक चैप्टर और शुरू करूंगा मैं, बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हम लोग ये सब देखेंगे, इनके बारे में एक एक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी डिटेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि डाइजेशन शुरू करने के पहले इतनी चीजें आपको क्लेरिफाई करना जरूरी था जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट पार्ट है वो है कि हम लोग ये जाने कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर ही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज डाइजेशन? देखो, हम कुछ भी खाते हैं ना, रोटी, दाल, चावल, जो भी आप खाते हो, तो क्या वो रोटी, दाल, चावल खाते हो तो वो आखिर उसको जाना कहाँ होता है भैया? उसको ब्लड में जाना होता है। उसको कहाँ जाना होता है? ब्लड में जाना होता है। और ब्लड में जाने के बाद कहाँ जाता है वो? ब्लड में जाने के बाद आपके जो बॉडी के सेल्स है ना, उन तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके बॉडी के सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो किससे बना है? अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो साइटोप्लाज्म किससे बना है? अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो ये साइटोप्लाज्म में सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो, माइक्रो या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये सारे सब्सटेंसेस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो साइटोप्लाज्म है ना, ये इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो उन साइटोप्लाज्म को बनाने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वो सारे मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? सोर्स क्या होगा? वही सोर्स होगा, वो सब्सटेंस जिसको आप फूड कहते हो, आप जो लेते हो, उसका बहुत सारा काम है। तो अब इस सब्सटेंस में से जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, वो तो आपको एज इट इज पहुंच जाएंगे। आपके ब्लड में जाना है पहले, क्योंकि ब्लड है हमारी गाड़ी, ब्लड है हमारा व्हीकल, जो हमें हमारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। जिन सेल्स को भी जो जरूरत होती है ना, वो ब्लड में उतर जाते हैं और फिर ब्लड से ये उन सेल्स तक पहुंच जाते हैं सारे सब्सटेंस। तो ऐसे सेल्स को सब मिल जाता है। समझ में आई बात? तो हम इसके बारे में डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे। अभी आप जानिए कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइजेशन करना क्यों है। अरे भैया, जो रोटी, दाल, चावल आप खाओगे, वो सेल इतना छोटा होता है, आंख से दिखता नहीं है। उसके साइटोप्लाज्म को क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और सोचो उसके साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें हैं, तो उसके साइटोप्लाज्म में वो सारी चीजें पहुंची कैसे? इतना छोटा कैसे सेल इतनी बड़ी रोटी और चावल को कैसे ले जाएगा? तो भैया, इसको पहले उसको कुछ करना होगा, कुछ इंतजाम करना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज डाइजेशन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम फूड लेते हैं वो है कॉम्प्लेक्स, इनडिफ्यूजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इनडिफ्यूजिबल, ठीक है ना। ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये होता है इनडिफ्यूजिबल, और ये होते हैं लार्ज कंपाउंड्स। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया है। ये होते हैं लार्ज कंपाउंड्स, ठीक है। अब इनको ब्लड में भेजना है पहले, तब ये सेल्स तक पहुंचेंगे और आपका साइटोप्लाज्म बनाएंगे सेल का। जो भी फूड आप लेते हो उसको सेल तक जाना है। तो जो फूड आपने लिया वो कॉम्प्लेक्स है, इनडिफ्यूजिबल है, लार्ज है, और लार्ज कंपाउंड्स है। इनडिफ्यूजिबल मतलब ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा,
इनडिफ्यूजिबल का मतलब है ब्लड में डिजोल्व नहीं होता है। तो ब्लड में डिजोल्व करना पड़ेगा पहले, तब वो ब्लड में डिजोल्व होगा, तब ब्लड में डिजोल्व होने के बाद सेल्स ब्लड में से उसको ले लेंगे। तो क्या होगा ये कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सिंपल बनाया जाए, इसको सिंपल बनाया जाए, और जो इनडिफ्यूजिबल है, जो ब्लड में डिजोल्व नहीं हो सकता, तो इसको डिफ्यूजिबल बना दिया जाए। ठीक है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड हो गया तो इसको हम स्मॉल कंपाउंड्स कह सकते हैं, स्मॉल कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, यही जो कन्वर्जन है स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जन है ना, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या अपने आप हो जाता है, इसको कोई मदद नहीं करता बीच में? बिल्कुल करता है। यहाँ पर काम करते हैं एंजाइम्स, उसके बारे में भी अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ काम करते हैं एंजाइम्स, प्लस कुछ हार्मोन्स भी काम करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंजाइम्स काम करते हैं, हार्मोन्स काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करें तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो एंजाइम्स है ना, ये सारे के सारे एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके बारे में मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इस तरह से आपका फूड हो गया डिफ्यूजिबल, सिंपल, स्मॉल। इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। दैट इज, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? इसको अगर एक वर्ड दें, अगर हम इसके लिए एक वर्ड दें तो एक वर्ड क्या होगा? इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, CATABOLISM, कैटाबॉलिज्म है ये। दिस इज कैटाबॉलिज्म। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना, ये कैटाबॉलिज्म है। दिस इज कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? अगर कोई लार्ज कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में टूटते हैं, उनको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है? टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है, तो आप कहेंगे ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है? ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैटाबॉलिज्म है। ठीक है ना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। ओके, कैटाबॉलिक है ये। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो जहां पर कुछ सिंथेसिस भी होती है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो गया? टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया आपके, टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ये हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस कहे जाते हैं। हाइड्रोलिटिक। ओके, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है, याद रखेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल कर आई? ये नहीं है कि वाटर विल ब्रेक डाउन, नो 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 नो, वाटर विल नॉट ब्रेक डाउन। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने लिया है, आपने स्टार्च खाया है, ये स्टार्च है, मान लीजिए ये स्टार्च है। ठीक है, दिस इज स्टार्च। ये गोले को समझ लीजिए ग्लूकोज है, ये एक गोला ग्लूकोज है। एक गोले को आप ग्लूकोज समझ लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता आपको, तो एक गोले को आप ग्लूकोज समझ लीजिए। और ये जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज मिलकर जुड़ते हैं तो बनाते हैं स्टार्च। और जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ता है ना, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल के बाहर आता है, एक वाटर बाहर आ जाएगा। फिर एक दूसरा ग्लूकोज जब दूसरे इस वाले ग्लूकोज से जुड़ेगा, तो फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। फिर इससे और इससे जुड़ेगा, फिर यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो जब भी एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो जब भी एक कोई कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज है। जैसे आपका घर ईंटे से बनता है ना, आपके घर के यूनिट क्या हो गई? ईंट हो गई। हमारे बॉडी की यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। वैसे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट कोई भी बनेंगे वो ग्लूकोज के मिलने से ही बनेंगे। अब ये आप फूड में आपने स्टार्च लिया, अब ये स्टार्च ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इनडिफ्यूजिबल है। इस पर काम करेंगे एंजाइम्स। ठीक है ना, इस पर एंजाइम्स आएंगे, और एंजाइम्स जब इस पर आएंगे ना, तो वो क्या करेंगे? एंजाइम्स कहेंगे भैया तुमने आपस में बॉन्ड बनाया, गठबंधन बनाया, तो पानी निकल गया, अब इस पानी को ले लो वापस, तोड़ो गठबंधन। तो ये एंजाइम्स आएंगे गठबंधन तोड़वाने। तो ये हो गए दोनों, सब के सब अलग हो जाएंगे, सब के सब सेपरेट हो गए। और कितना वाटर निकल गया? अगर ये 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था तो 1 2 3, यहाँ कितना वाटर निकल गया फ्रेंड्स? यहाँ निकल गया 3 वाटर। कितना वाटर निकल गया? 3 वाटर यहाँ पर निकल गया। समझ में आई बात आपको बात समझ में आई? 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए। इसीलिए एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलिटिक। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए वाटर को निकालना पड़ा था। तो तोड़ने के लिए ये एंजाइम को पता है कि इनको तोड़े कैसे, तो ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स का काम होता है कि ये वाटर लाएं और इन रिएक्शंस को दें, इन कंपाउंड्स को दें। जैसे ही ये एंजाइम्स वाटर को लाएंगे, तो वाटर की मदद से क्या करते हैं? ये लिसिस ब्रेक डाउन, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक। और एंजाइम्स को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसको कहते हैं? क्लियर हुआ? कुछ आप सबको कुछ क्लियर हुआ? अब ऐसे क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस देखिए बना ना, ये सब अलग अलग हो गए, सारे यूनिट्स अलग अलग हो गए। अब ये आसानी से क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे।
सिंपल हो गए, ब्लड में चले जाएंगे और फिर ब्लड से ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सेम लेसन के साथ, और साथ ही साथ मैं बायोमोलिक्यूल्स भी आपके लिए शुरू करूंगा। प्लीज एक भी लेक्चर को मिस ना करें, ध्यान से देखें। आप इसको कई बार देख सकते हो, तो 2 बार 3 बार 4 बार आप देखो और मजबूत कॉन्सेप्ट लो। ये मत समझो कि ये चीज़ आपको आती है, ये छोटी चीज़ भले है लेकिन आपको दिमाग में ये बिल्कुल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डाइजेशन के प्रोसेस और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह को समझेंगे। थैंक यू।